वी हैव मिस्टर प्रदीप गावड़े विद अस। गावड़े साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गावड़े साहब ये बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं। गावड़े साहब गए होंगे, अयोध्या गए होंगे, मुझे लग रहा है बिल्कुल रामलला के दर्शन करने के लिए गए होंगे। नमस्कार सर, जय सिया राम। जय सिया राम सर, नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। तो गावड़े साहब, अब तो काशी विश्वनाथ में भी एक बार फिर महादेव आरती शुरू हो गई, शिव आरती शुरू हो गई व्यास तहखाने में, जो आदरणीय सम्माननीय मुलायम सिंह यादव साहब ने बंद करवा दी थी 1993 में, और 1994 में उसके आसपास लोहे की सलाखें लगा दी थी। आज फिर शुरू हो गई है, मतलब कल फिर शुरू हो गई। कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में आप गावड़े साहब? जरूर, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है जो वाराणसी के कोर्ट ने दिया है, और हिंदू पक्ष की भावनाओं को वहां पर जो भी कुछ मिला है सर्वे में, उसके आधार पर प्रमाणित हुआ है। और उसके बाद वाराणसी के कोर्ट ने वो ऑर्डर किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और जैसे भी हमने पहले कहा है कि अयोध्या होगा, काशी होगा, मथुरा होगा, ये सब हमारे अस्मिता के चिन्ह है, और यहाँ से भारत भर के हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। हम स्वागत करते हैं ज्ञानवापी के विषय में जो निर्णय आया है, और अपेक्षा करते हैं कि इसके बाद भी निर्णय आएगा, जब पूरा सर्वे का रिपोर्ट आगे आएगा, पूरी बहस हो जाएगी, और उसकी लॉजिकल करोलरी यही होगी, जिसे आप दोनों मुझे लगता है काशी गए होंगे, तो एक कहते हैं कि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है जी। अगर हम नेकेड आई से भी अगर वो कॉम्प्लेक्स देखे पूरा, तो मुझे लगता है कोई भी समझदार इंसान बता सकता है कि वो क्या है, वो मंदिर है, मस्जिद है, क्या है, ये कोई भी बता सकता है। उसके लिए मैं तो कहता हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब किया गया, एक न्यायिक प्रक्रिया के साथ किया गया। और उसके बाद जो भी कुछ प्रमाण आए हैं, आपने जैसे सही कहा कि 1993 में वो व्यास जी के तहखाने की पूजा अर्चना बंद की थी मुलायम सिंह जी ने, आज फिर से वो शुरू हुई है, और हम इसको आगे देखते हैं कि ये भी अयोध्या की तरह इस डिसीजन को भी एक अंतिम तक लिया जाएगा, और वहां पे भी भव्य मंदिर बनेगा। ये हम सब की आस्था है, और हम सब बहुत खुश हैं इससे। और प्रदीप गावड़े साहब, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए साहब, ये सिर्फ भारत देश है, भारत देश है जहाँ पर 100 करोड़ हिंदुओं के, मतलब हिंदुओं का बहुमत है यहाँ पे, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, हिंदू हैं। इसके बावजूद हम लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया से, भारत ने न्यायिक प्रक्रिया से, जो ये 3 हमारे धर्म स्थल हैं, श्रद्धा केंद्र हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी, ये नहीं है कि हम लोगों ने ज़बरदस्ती ले लिया, ये नहीं है कि ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, जैसे कि तुर्की में सोफिया हैगिया सोफिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैथीड्रल्स इन द वर्ल्ड, डेटिंग बैक टू 643, उसको दोबारा मस्जिद बना दिया गया, किसी से बगैर पूछे, कोई कोर्ट का प्रोसेस बगैर फॉलो किए कुछ भी कर दिया गया। ना जाने कितने मंदिर तोड़ दिए गए। आज की तारीख में पाकिस्तान में तो कोई पूछता भी नहीं है, 275 मंदिर तोड़ दिए उन्होंने, ना जाने कितने लोगों को उठा के बाहर कर दिया। ये अकेला भारत देश है जहाँ पर एक एक चीज़ न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हुई है। इस विषय के बारे में भी जरा बोलें गावड़े साहब। बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। ये एक बहुत बड़ा फर्क है एक सिविलाइज्ड सोसाइटी और एक अनसिविलाइज्ड सोसाइटी के बीच में जी। हमने जो कुछ किया है वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन करती है उसका एक बहुत अच्छा प्रमाण है। और मुझे लगता है भारत के डेमोक्रेटिक इंडेक्स के बारे में जो भी कुछ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट्स बात करते हैं, जुडिशरी के बारे में जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूट बात करते हैं, तो वो इसको देखे और उसके बाद हमको जज करे। जो जैसे आपने शुरुआत में कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे हिंदू लोग हैं, आस्था की ये केंद्र है, लेकिन फिर भी अयोध्या का जो मसला है वो मतलब वैसे तो 500 साल का मसला है, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट इंडिया में भी 75 साल तक कोर्ट में चला। उसी तरह से काशी का भी मसला जो है वो कोर्ट में चल रहा है और मथुरा का भी कोर्ट में चल रहा है। तो ये मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी की तरह कैसे फंक्शन करते हैं, इसका एक बहुत ही अच्छा नमूना है। और दूसरा, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है। हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है और हमने इस मसले का जो हल है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक न्यायिक प्रक्रिया से उसका हल निकाला है। और यही बात वेस्टर्न कंट्रीज ने या फिर इस्लामिक कंट्रीज ने भी देखनी चाहिए। जब भी भारत के बहुत सारे लोग होते हैं जो ये यहाँ की इंस्टीट्यूशंस को नाम रखते हैं, यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के बारे में बुरा कहते हैं, यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया के बारे में बुरा कहते हैं, वो जिसे आपने कहा था
कि आप वो पाकिस्तान में देख सकते हैं, हर दूसरे दिन किसी का जबरन कन्वर्जन किया जाता है या फिर कोई मंदिर तोड़ा जाता है। आपने वेरी राइटली आपने हजिया सोफिया का जिक्र किया कि वो एक चर्च था, उसके बाद उसको एक मस्जिद बनाया गया, फिर केमाल तुर्क पाशा ने उसको एक म्यूजियम बनाया, लेकिन फिर जी। भी अब एक फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट आने के बाद वहां पे फिर उसको एक मस्जिद बनाया गया है। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज उसको भी देखे कि किस तरीके से एक चर्च को एक मस्जिद बनाया दिया गया है। तो मुझे लगता है भारत ने इस विषय में जिस तरीके से इस विषय को हल किया है, ये दुनिया के लिए एक आदर्श है कि इस तरीके से भी हम हमारे जो सांस्कृतिक पचिन्ह है उसको वापस प्रस्तापित कर सकते हैं, और हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। जो भी कुछ हमारे अस्मिता के केंद्र है, हिंदू अस्मिता के केंद्र है, उसके ऊपर हम काम करेंगे और उसको वापस उसका जो पूर्व स्वरूप है, उसको उसकी जो पास्ट ग्लोरी है उसको हम लेके जाए। प्रदीप दुरुस्त रावत बात जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी जी न्याय के बात करते हैं, बोले गरीब का न्याय, किसान का न्याय, महिलाओं का न्याय, श्रमिक का न्याय, तो अलग अलग लोगों को भागीदारी न्याय, तो और रूबरू हो रहे कल ही वेस्ट बंगाल के बीडी वर्कर्स के साथ मिलजुल कर उन्होंने उनके समस्या को जानने की कोशिश की, राहुल गांधी जी और कांग्रेस का कहना है। बट ये आगे जाके आप कैसे देखते हो, क्या ये 53 जो अब उनका आंकड़ा है 52 ये जोड़ो यात्रा से 52 से 270 तक पहुंच पाएंगे क्या? राहुल गांधी जी एक रेवोल्यूशन ला पाएंगे क्या? कैसे देखते हो इस यात्राओं को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा? ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इससे पहले भी उन्होंने एक यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा। वो यात्रा होने के बाद छत्तीसगढ़ में उनकी गवर्नमेंट थी, उसका बहुत बोलबाला चल रहा था, छत्तीसगढ़ से उनकी गवर्नमेंट चली गई। मध्य प्रदेश में उनके लगभग 100 से ज्यादा विधायक थे, गवर्नमेंट तो वहां पे मध्य प्रदेश में बनी नहीं, लेकिन उनके विधायक 25-30 रह गए। राजस्थान में उनकी गवर्नमेंट थी, वो चली गई। तो जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका जो परिणाम हुआ है, वही परिणाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा का होगा। जो पिछले बार उनकी परस्त हुई थी, लगभग उनकी 50 सीटें आई थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद उनकी 50 सीटें भी नहीं आने वाली है। आप ये बात छोड़िए 272 तक जाना, वो तो नामुमकिन है, लेकिन 50 सीटें भी कांग्रेस की नहीं आएगी। ये राहुल गांधी जी का मतलब ट्रैक रिकॉर्ड है। वो जितना ज्यादा घूमते हैं, जितना ज्यादा लोगों में जाते हैं, जितनी ज्यादा बड़बड़ करते हैं, जितनी ज्यादा मोदी जी को गालियां देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, उतनी ज्यादा फायदा हमको होता है। ये राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी भारत में है। अगर राहुल गांधी किसी चीज को कहेंगे तो लोग उसके विपरीत करते हैं, ये राहुल गांधी जी की क्रेडिबिलिटी है। राहुल गांधी को भारत की जनता बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती, और उनकी कुछ ना कुछ यात्रा तो हमेशा चलती रहती है। भारत जोड़ो यात्रा हो गई, भारत अभी जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, बाकी उनकी बैंकॉक यात्रा चलती रहती है, इंग्लैंड यात्रा चलती रहती है। तो वो यात्रा करने वाले यात्री है, वो करते रहेंगे। देश अपना काम कर रहा है। और जहां तक आपने शुरुआत में कही थी कि वो गरीबों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी इनकी बात करते हैं, लेकिन कल जैसे पंतप्रधान मोदी जी ने कहा बजट आने के बाद कि ये बजट युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है। तो और उसका रिफ्लेक्शन भी आप बजट में देख सकते हैं। पिछले 10 साल के मोदी जी के काम में भी आप उसका रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। तो राहुल गांधी जिस कमजोर तबके की बात करते हैं, उस कमजोर तबके को असलियत में अगर किसी ने स्ट्रेंथ देने का काम किया होगा, उसके लिए योजनाएं देने का काम किया होगा और उसका विकास करने का काम किया होगा, तो वो मोदी जी ने किया है। गावड़े साहब, आगे जाके राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस, सबका कहना है कि 2 करोड़ नौकरियां का है, वेयर आर द जॉब्स? 2 करोड़ आपने प्रॉमिस किया, मोदी साहब कहां पर है काम? फार्मर्स डबल इनकम आपने प्रॉमिस किया, वेयर आर द डबल इनकम? दैट्स व्हाट दे आस्किंग। पक्का हाउसेस, मोदी साहब कह रहे 4 करोड़ के आसपास आवास योजना के अंतर्गत मैंने दिया हूं, और आगे जाके उन्होंने और भी जबरदस्त प्लान है, मिडिल इनकम ग्रुप को भी देने का प्लान है, और उनको 300 यूनिट फ्री वो भी देने का प्लान है। मगर उनको कहना है कि पक्का हाउसेस मोदी साहब ने 2022 तक प्रॉमिस किया था, वो नहीं हुआ, 2022 का टारगेट कंप्लीट नहीं हो गया। 100 स्मार्ट सिटीज करने वाले थे मोदी साहब, 100 स्मार्ट सिटीज, वो स्मार्ट सिटीज 100 टारगेट पूरा नहीं होगा गावड़े साहब। तो ये विपक्ष का काम है हाईलाइट करना। हाउ यू सीइंग दैट? बिकॉज आपका रिपोर्ट कार्ड इंप्रेसिव है, बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड इज एब्सोल्युटली इंप्रेसिव, बट ये जो प्लगइन्स है यहां पर, जो फार्मर्स इनकम, पक्का हाउसेस, कैसे आप जवाब देंगे इसका? देखिए सर, 2014 में जब ये हमारी गवर्नमेंट बनी, वो गवर्नमेंट बनने के बाद इकोनॉमिक्स के बारे में जो रोड मैप है वो आप देख सकते हैं।
दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर उसकी कंटिन्यूटी आपको 2014 से लेकर आज तक 10 सालों में दिखेगी। वो दो इंपॉर्टेंट पिलर मोदीनॉमिक्स के जो है वो पहला ये है कि इस देश में जो गरीब कल्याण है उसकी योजनाएं बनाई गई। मतलब उसमें जैसे आप जानते होंगे कि लगभग 34 लाख करोड़ रुपीस जनधन अकाउंट के थ्रू गरीबों को ट्रांसफर किया गया। लगभग 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिला। लगभग 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला। लगभग 3 करोड़ घर पीएम आवास योजना के अंदर बनाए गए और 2 करोड़ घर बनाए जाने वाले। तो पहला जो पिलर है कि गरीब कल्याण की योजना या फिर वेलफेयर स्कीम वो अपने चरम पर है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन किया गया है और उसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिशियरी तक विदाउट करप्शन आज मिल रहा है। ये पहला पिलर हमारी इकोनॉमी का रहा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप देखते होंगे जैसे जब से ये हमारी गवर्नमेंट बनी है हर बार हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की है। कल का जो बजट आया है उसमें भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग 11% की बढ़ोतरी की है और रिकॉर्ड हाई मतलब हिस्टोरिकल अब 11,11,000 करोड़ का हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड है इस मतलब कल के इंटरिम बजट में। तो जो न्यू है वो बहुत ही मजबूत है। एक तरफ है कि हमने वेलफेयर स्कीम को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है। वेलफेयर स्कीम को इंप्लीमेंट करते हुए हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया है ताकि उससे आगे जाके वेल्थ जनरेट हो, उससे आगे जाके जो डेवलपमेंट है उसके लिए स्टिमुलस मिले। तो ये हमारा मतलब इकोनॉमिक्स है। अभी जैसे उन्होंने घरों की बात की, 3 करोड़ घर हमने बनाए हैं, 2 करोड़ घर हम और बना रहे हैं। मैंने आपको बताया कि किसान सम्मान निधि में कितना पैसा मिल रहा है, फसल बीमा में कितना पैसा मिल रहा है। अभी एम्प्लॉयमेंट की बात को राहुल गांधी जी ने कहा जिसका जिक्र आपने किया। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लो पर है, 3.2% का एम्प्लॉयमेंट है। इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन जो वो भी बहुत कम है, 5% के आसपास इन्फ्लेशन है और हमने फिस्कल डेफिसिट को भी एस्टिमेटेड 5.1% रखने की बात कही है। तो जो हर मतलब पैरामीटर्स है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब एक तरफ विकास की नई नई योजना है उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ावा दिया गया है, उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। तो अभी आपने जैसे शुरुआत में जिक्र किया कि 1 करोड़ घरों को हम सोलार के थ्रू कनेक्ट करने वाले हैं और उनको लगभग 300 यूनिट का फ्री बिजली हम देने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। 1 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। तो समाज के हर तबके की समस्याओं को हल करने का प्रयास हमने किया है और बहुत हद तक वो किया है। और आगे जाके भी मतलब कल का जो बजट है वो उसका रोड मैप है। हालांकि ये इंटरिम बजट है, जुलाई में जैसे निर्मला जी ने कहा कि हम ही जुलाई में बजट रखेंगे। आप सब भी जानते होंगे कि देश का मूड क्या है। लोग कहते रहे कि अब की बार 400 पार, लोग कह रहे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो आप जानते हैं क्या सेंटिमेंट है। जुलाई में हम ही बजट रखेंगे और जो बातें हमने कल इंटरिम बजट में की है उसको मूर्त स्वरूप बजट में भी हम ही देंगे। गौड़ साहब, अच्छा आप ये भी बता दें कि आज की तारीख में जिस प्रकार अभी भुजबल साहब जो है वो एक ओबीसी की बड़ी रैली करने वाले हैं, तो कहीं ये कोई जातीय जंग तो नहीं हो? मैं हर एक से ही पूछ रहा हूँ, बार बार यही सवाल पूछ रहा हूँ। आई नो पीपल वुड बी गेटिंग बोर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन, लेकिन ये सवाल बहुत है कि भुजबल साहब को कोई समझा क्यों नहीं देता? बैठा दो ना उनको, मतलब बैठ करके क्यों बात नहीं कर रहे उनके साथ गौड़े साहब? ऐसा है सर, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, महात्मा फुले जी की भूमि है, अंबेडकर की भूमि है। तो यहाँ पे सोशल फैब्रिक जो है महाराष्ट्र का वो बहुत ही अच्छा है। तो जैसे आपने कहा कि ये सब जो चीजें चल रही है, एक और जरांगे पाटिल जी है और भुजबल जी है, यहाँ पे मतलब एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो गए, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो गए, हार्श लैंग्वेज भी यूज होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका परिणाम महाराष्ट्र का जो सोशल फैब्रिक है वो खराब होने में कहीं पे भी होगा। भुजबल साहब अपनी बात रख रहे हैं, उनको वो रखने का अधिकार है। एज ओबीसी लीडर वो बहुत पहले से ओबीसी के विषय में काम कर रहे हैं। जरांगे पाटिल अपनी बात रख रहे हैं और सरकार को जो भी संभव था वो सरकार ने किया है और कर रहे हैं। मतलब जो नोटिफिकेशन सरकार ने कुछ दिन पहले निकाला वो किसी भी तरीके से ओबीसी का जो हित है उसको डैमेज करने वाला नहीं है। भुजबल साहब जो ओबीसी की बात कर रहे हैं, आपने को पता होगा कि कल परसों ही देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने भी ओबीसी के बारे में बात कही है और ये कैटेगोरिकली कहा है कि इन नो वे ओबीसी का जो हित है उसको डैमेज किया जाएगा या फिर उसके इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। वी विल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट, ये देवेंद्र जी ने भी कहा है। और जहां तक अपनी अपनी बात रखने का, अपने अपने समुदाय को रिप्रेजेंट करने का, उसके हित को देखने की बात है, वो हर कोई कर रहा है। हम ये इंश्योर करेंगे कि इसमें कहीं पे भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना हो।
किसी भी समाज के ऊपर कोई जात की ना हो, किसी भी समाज के ऊपर अन्याय ना हो। और महाराष्ट्र की ये जनता जानती है, उसका भरोसा है, एक नाथ शिंदे जी के ऊपर भरोसा है, देवेंद्र जी के ऊपर भरोसा है, अजित दादा के ऊपर भरोसा है। तो ये जो सिचुएशन महाराष्ट्र में बनी थी, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि वो ये एस्केलेट हो और उसका कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट हमको मिले, जैसे उद्धव ठाकरे जैसे लोग हो गए, शरद पवार जैसे लोग हो गए, सुप्रिया सुले जैसे लोग हो गए। लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट फर्म है, गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का भरोसा है। और जो भी लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, वो जरांगे पाटिल हो गए या फिर भुजबल होगी, उनको पता है कि ये गवर्नमेंट न्याय देगी, ये सबको न्याय देगी। लेकिन तो जहाँ तक भुजबल साहब का सवाल है, देखिए साहब वो तो सरकार में है, इज ए कैबिनेट मिनिस्टर, और देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी बातचीत तो होती होगी। जब देवेंद्र फडणवीस ये अश्योर कर रहे हैं कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो रिजर्वेशन मिला है उसमें 1% भी कटौती नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। सो व्हाई डजंट मिस्टर भुजबल बिलीव हिम? भुजबल साहब उन पर विश्वास क्यों नहीं करते? कुछ क्या है, जो 2-3 दिन पहले जो एक नोटिफिकेशन इशू किया गया था, जी उसके बारे में कुछ मतांतर है, उसके इंटरप्रिटेशन के बारे में। जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने बात रखी है, वो बहुत ही, मतलब अगर आप वो नोटिफिकेशन देखोगे तो उससे क्लियर होता है कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो किसी एक कास्ट के लिए नहीं निकाला गया है। जी करेक्ट। ये नोटिफिकेशन का जो मतलब जिस्ट है, जो उसका सार है, वो यही है कि जिसका रिकॉर्ड है, जो पहले से जातीय है ओबीसी में महाराष्ट्र में, और जिसका रिकॉर्ड मिला है, तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट मिलने के लिए फेलिसिटेट हो, इसके लिए वो नोटिफिकेशन है। अगर वो नोटिफिकेशन कुंबी के लिए एप्लीकेबल है, तो वो माई के लिए भी एप्लीकेबल है, धनगर के लिए भी एप्लीकेबल है, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो वो कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है, वो सिर्फ एग्जिस्टिंग जिसको रिजर्वेशन है और जिसके अभी रिकॉर्ड्स मिले हैं, उसको कास्ट सर्टिफिकेट मिले, उसको फेलिसिटेट करने के लिए किया गया है। और देवेंद्र जी ने ये बात रखी है। लेकिन स्वाभाविक है, कुछ क्लियर हो सकती है, भुजबल साहब के मन में हो सकती है, या फिर ओबीसी समुदाय के मन में हो सकती है। वो हम हमारी जो क्रिया है उससे वो दिखा देंगे हम कि इससे कोई जाति ओबीसी समुदाय के साथ नहीं होगी। और अगर कुछ इश्यूज है तो उसके ऊपर सरकार बात कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो दांगड़ समाज है, लिंगायत समाज है, माली समाज है, बाकी 387 जातियां जो ओबीसी में आती हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपकी बात को मान लेंगे। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई कैन प्रे फॉर, बिकॉज दिस इज़ बैड। देखिए साहब, जातीय टेंशन नहीं होनी चाहिए, जातीय तनाव यहाँ पर नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र बहुत बड़ा विकसित राज्य है, इट्स अ वेरी developed state, forward-looking state. It is the one state which marks the progress of India. पूरे हिंदुस्तान की प्रोग्रेस जो है, हिंदुस्तान की जो उन्नति है, प्रगति है, वो महाराष्ट्र के ऊपर निर्भर है। महाराष्ट्र इंजन है जो ड्राइव करता है भारत को। तो यहाँ पर जातीय तनाव नहीं होना चाहिए। गावड़े साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी घटक दल हैं आज की तारीख में सरकार के, वो तीनों इकट्ठे बैठेंगे और सबकी बातों को सुन करके कि इसके लिए एक अच्छा उपाय मैं उम्मीद करता हूं कि निकल आए। अदरवाइज इट विल बी बैड। Yes. And we talk about transformation. The BJP talks about transformation. बोला this is a decade of transformation. 10 साल decade of transformation BJP और रिपोर्ट कार्ड जबरदस्त इंप्रेसिव है। इंटरनेशनल अफेयर्स से लेके नेशनल अफेयर्स से लेके गरीब कल्याण योजनाओं से लेके भरा हुआ है। बट खड़गे साहब ने लेटर लिखा है अमित शाह जी को, बोले मणिपुर में एज अ होम मिनिस्टर यू हैव नॉट येट प्रूव्ड योरसेल्फ। खड़गे साहब का कहना है एवरी आवर, हर घंटा एक किसान मर रहा है, सुइसाइड कर रहा है। एवरी आवर 1 किसान सुइसाइड कर रहा है। क्राइम्स अगेंस्ट वुमन, मल्लिकार्जुन खड़गे 32% अप, 32% इंक्रीज। तो ये एक तरफ है कि डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा कांग्रेस का कहना है कि 10 साल अन्याय काल, टोटल अन्याय काल, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये सब लिखा हुआ। हाउ डू यू सी, आप राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को कैसे डिसिफर करते हैं? खड़गे साहब ने ये जो बातें कही है, वो मुझे आपसे पता चली है, लेकिन खड़गे साहब ने और एक बात आज कही है, पार्लियामेंट में कही है कि आपकी बार 400 भाजपा के होगी। ये खड़गे साहब ने बात आज भी कही है। तो खड़गे साहब जानते हैं कि देश का मूड क्या है। जहां तक उन्होंने जो आरोप किए हैं, 2 बातें आपने कही कि पहला मणिपुर के बारे में या फिर नॉर्थ ईस्ट के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। आप सब जानते होंगे 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट में लॉ एंड ऑर्डर का क्या इशू था। इतने सेपरेटिस्ट ग्रुप, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, मिलिटेंट ग्रुप वहां पे काम कर रहे थे। आज बहुत सारे लोगों के साथ संधि हुई है, सेटलमेंट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, और उन्होंने अभी हथियार छोड़े। लगभग 70% एरिया के ऊपर से
आस्था जो है उसको हटाया गया है और एक बहुत ही जो कुछ लैंड डिस्प्यूट्स थे विद इन स्टेट्स उसको भी खत्म किया गया है। तो वायलेंस में जो कटौती नॉर्थ ईस्ट में पिछले 10 सालों में आई है वो हिस्टोरिक है। शायद खड़गे साहब जी 2014 के पहले क्या चलता था नॉर्थ ईस्ट में शायद वो भूल गए हैं, शायद वो गजनी जैसा कुछ हुआ होगा कि 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट की क्या पोजीशन थी उसकी ओर कोई देखने के लिए तैयार नहीं था। इट वॉज ओनली आफ्टर 2014 कि नॉर्थ ईस्ट की ओर एक फ्रेश लुक दिया गया। वो फिर लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से होगा या फिर विकास की ओर दृष्टि से दिया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से दिया होगा, हर तरीके से नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस किया गया। हर वीक एवरी वीक कोई ना कोई मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी ना बोले तो ही अच्छा है, ये पहली बात। दूसरी बात, किसानों के बारे में खड़गे साहब ने या फिर किसान सुसाइड के बारे में खड़गे साहब ने बात कही। किसान सुसाइड में जो कांग्रेस रूल स्टेट है वो आज भी आगे है और कांग्रेस का जो 10 साल गवर्नमेंट था देश में, तब किसान की जो सुसाइड थी उसमें देश अपनी बुलंदियों पर था, अपने हाईएस्ट नंबर पे था। लेकिन 2014 की बात उसमें भी कटौती आई है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि लगभग 12 करोड़ किसानों को हम डायरेक्टली 6,000 रुपए और जहां पे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पे 10,000 कहीं पे 12,000 रुपए दे रहे हैं। उसके बाद फसल बीमा जो है वो हिस्टोरिक लोगों को मिल रहा है, 4-4 करोड़ लोगों को फसल बीमा मिल रहा है। अभी जैसे कल या फिर और अभी इसमें भी मतलब ट्रेडिशनल फार्मिंग के इश्यूज है ही, लेकिन उसके साथ उसको मॉडर्नाइज किया करने का काम चल रहा है। लगभग 1400 मंडियां जो है उसको इनाम के थ्रू कनेक्ट किया गया है और कल जैसे बात कही गई निर्मला जी के द्वारा लगभग 3 लाख करोड़ का बिजनेस थ्रू इनाम किसानों ने किया है। तो इस तरीके से भी हमने किसानों को सशक्त किया है। तो खड़गे साहब जो है मतलब अभी वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, आप सब जानते हैं उनकी कांग्रेस में मतलब क्या हैसियत है। खड़गे साहब को प्रेस में भी कितना बोलना चाहिए कितना नहीं बोलना चाहिए ये जयराम रमेश डिक्टेट करते हैं, उनके मुंह से माइक छीन लिया जाता है, लेकिन अब जितना माइक मिलता है उसमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। तो इसकी वजह से खड़गे साहब ऐसी बातें करते हैं, उसको कोई जनता का समर्थन नहीं है और जनता उनकी बातों को सीरियस नहीं है। उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि मोदी जी के गारंटी यानी करप्शन को प्रोटेक्शन वाले गारंटी है। बोले कि मोदी जी की गारंटी है कि आप जितने भी करप्शन बाहर करो दूसरे पार्टी में, मगर मेरे पास अगर आए तो मैं आपको फुल गारंटी। उद्धव ठाकरे जी का कहना है। उद्धव ठाकरे जी आगे ये भी कहता है, अजित पवार का उदाहरण देके कहते हैं कि कैसे प्रोटेक्शन दिया और अलग अलग लोग जो छोड़ के आए हैं बाकी पार्टी और जो ज्वाइन किए, आगे जाके कह रहा है कि क्रिकेट से लेके सबमरीन डील से लेके फिल्म फेयर अवार्ड से लेके हर चीज, पहले टाटा एयरबस ड्रग मेडिकल ड्रग, तो ये सब जिस प्रकार से बिजनेस बाहर जा रहा है, ये ट्रिपल इंजन सरकार इसको कंटेन नहीं कर पा रहा है, हर चीज गुजरात जा रहा है, उद्धव ठाकरे जी का कहना है। तो इस पे कैसे आप उद्धव जी का मोदी जी का गारंटी और बिजनेस गोइंग आउट टू गुजरात, इस पे कैसे आपका राय है, क्या राय है आपका? पहले जो आपने कहा कि पहला जो आपका प्रश्न था कि उन्होंने अजीत दादा के बारे में या फिर करप्शन की गारंटी के बारे में कुछ कहा, आपको पता है कि उद्धव ठाकरे सोनिया जी को क्या बुलाया करते थे? करप्शन की क्वीन। उद्धव ठाकरे सोनिया जी को करप्शन की क्वीन कहा करते थे। आज वो खुद उस करप्शन की क्वीन के गोद में जाके बैठ गए हैं, तो वो किस हिसाब से या फिर किस मुंह से हमको बात कर रहे हैं? शरद पवार जी के बारे में उद्धव ठाकरे जी के क्या विचार थे? शरद पवार जी को वो कोई बहुत दूध का धुला बताते थे क्या? उनको भी करप्शन के साथ उद्धव ठाकरे हमेशा जोड़ा करते थे, आज उनके साथ भी बैठ गए। तो उद्धव ठाकरे साहब पहले अपने बारे में जो उन्होंने किया है उसके बारे में बोले। दूसरी बात, बिजनेसेस के बारे में जो बिजनेस बाहर जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने कही है, मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को जो इकोनॉमिक्स है या फिर फाइनेंस है उसके बारे में कुछ समझता नहीं है, और ये बात उन्होंने खुद कही है। आप जानते होंगे कल ही बजट आया है और उनका पिछले ही 1-2 साल पहले का एक भाषण है बजट के ऊपर, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि मुझे बजट में या फिर इकोनॉमिक्स फाइनेंस में कुछ समझता नहीं है। तो जिस बंदे ने खुद ने ये कहा है कि मुझे इसके बारे में कुछ समझता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है उसको उसकी टिप्पणी को कितना सीरियसली लेना चाहिए वो आप देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स, पिछले क्वार्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई जो है, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो महाराष्ट्र में आया है। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब को ये जो एफडीआई होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ये कुछ पता नहीं है। सिर्फ उनको जहां पे जाएंगे तो जैसे राहुल गांधी जी है
वो देश में अगर किसी शहर में जाएंगे तो बोलते हैं मैं मेक इन इंडिया ये बना दूंगा, मैं मेक इन ये बना दूंगा। तो वैसे उद्धव जी जहाँ पे जाते हैं वहां पे बोलते हैं कि बिजनेस बाहर चला गया, बिजनेस यहाँ पे चला गया। ऐसी कुछ परिस्थिति नहीं है। सबसे ज्यादा एफडीआई महाराष्ट्र में आया है। आज भी महाराष्ट्र टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है एफडीआई के बारे में। बट प्रदीप गावड़े साहब एक छोटी सी चीज, सॉरी टू इंटरप्ट। गुजरात क्या पाकिस्तान में है? मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, गुजरात का हिंदुस्तान में ही है ना? अगर बिजनेस मान लीजिए किसी कारणवश, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट इज गिविंग, भले वो गुजरात में जाए, भले महाराष्ट्र में आए, पंजाब में जाए, मध्य प्रदेश में जाए, जहां मर्जी जाए, गोवा में जाए, तमिलनाडु में जाए, अरे रहेगा तो हिंदुस्तान में ही ना। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज। सो व्हाट, अगली बार आप जरा अच्छा बीट कीजिए, ऐसी क्या बात है? लेट द महाराष्ट्र प्रेजेंटेशन बी मच बेटर, लेट देयर बी अ फ्री कंपटीशन। उसमें क्या है, आ तो हिंदुस्तान में रहे हैं ना। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे गावड़े साहब, व्हाट इज दिस व्हिच हैज स्टार्टेड कि विंध्या के दक्षिण में ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, ये क्या है? एकदम आपने बहुत दुरुस्त बात कही है। ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो हमेशा एक स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ फिट करना चाहते हैं। जैसे उद्धव जी ये कर रहे हैं कि महाराष्ट्र बनाम गुजरात। कल ही डीके शिव कुमार के भाई जो खुद एक सांसद है, उन्होंने कहा कि हमको सेपरेट नेशन बनाना चाहिए क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे हैं और नॉर्थ के लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है। तमिलनाडु के उनके जो लीडर्स है वो किस भाषा में बोलते हैं आप सब जानते होंगे। तो ये आपने उनका रवैया देखा है। लेकिन आपने जो मुद्दा कहा है मुझे उसके बारे में कहना है। देखिए, एक है कि पहले जो था एफडीआई था या फिर जो बिजनेस था वो कुछ चंद राज्यों में आता था जी। महाराष्ट्र होगा या फिर आंध्र प्रदेश होगा, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता था। ये देश के लिए कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि देश में सिर्फ कुछ ही राज्यों में इन्वेस्टमेंट आए। करेक्ट। जो हेल्दी कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा नहीं है जी। लेकिन जब देश में 7-8 राज्य अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप एक देख लीजिए कि अल्टीमेटली इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करे। जब भारत में 10 ऐसे राज्य होंगे जो ग्लोबली बिजनेस के लिए कॉम्पीट करेंगे तो बहुत ज्यादा बिजनेस भारत में आएगा। तो इसलिए इसको बहुत नैरो तरीके से देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से बिजनेस वहां चला गया, यहाँ से। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में लगभग 20-25 बहुत अच्छी सिटीज होनी चाहिए जो बिजनेस के लिए कम्पीट करे, जो आईटी के लिए कम्पीट करे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कम्पीट करे। और उससे क्या होगा कि जो बिजनेस करने वाला है उसको अच्छी डील मिलेगी जी। और वो बाहर से यहाँ पे आएगा। मतलब चाइना से अगर कंपनीज को भारत में आना होगा तो वो कॉम्पिटिटिव, हमने उनको कुछ एडवांटेज देना चाहिए तब वो यहाँ पे आएगी। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम कब देंगे जब महाराष्ट्र कुछ देगा उससे ज्यादा कुछ सपोर्ट गुजरात देगा, गुजरात कुछ देगा तो उससे ज्यादा महाराष्ट्र देगा। इससे जो कंपटीशन होगा उससे इन्वेस्टमेंट भारत में चला है। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले घोषणा हुई, गूगल का जो सेकंड आउटलेट है, बहुत बड़ा ऑफिस जो है दिल्ली के बाद का, वो मुझे लगता है हैदराबाद में बनने वाला है। तो उसके ऊपर हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत छोटे से नेता है जिनकी आजकल ईडी चौकसी चल रही है, रोहित पवार, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया। अभी मेरा ये मानना है कि हैदराबाद हो, गुजरात हो, ये सब भारत के हैं। अगर गूगल का अमेरिका के बाद का सबसे बड़ा ऑफिस भारत में बन रहा है तो ये हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। मैं बीजेपी वाला हूं, मैं ये थोड़ी कहूंगा कि यार वो वहां पे हमारी सरकार नहीं है इसलिए वहां पे नहीं बनना चाहिए। अरे वो भारत में आए, वो कहीं पे भी आए, उसका स्वागत करना चाहिए। ये छोटी मानसिकता जो है इससे बाहर आना चाहिए। दुरुस्त बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल इंडियंस हियर, राइट? सब लोग हिंदुस्तानी है ना, भारतीय है ना हम लोग, सब लोग। अगर भारत के किसी भी कोने में विकास होता है तो हम सबका विकास है, भले वो अरुणाचल प्रदेश में हो, गुजरात में हो, जम्मू एंड कश्मीर में हो या केरल और तमिलनाडु में हो, हमारा ही है ना, हमारा ही है। तो यही समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं मान करके चलता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि भुजबल साहब और दांगड़ नेता जितने भी हैं, बाकी सब हैं, वो यही समझ के आगे चलेंगे कि यार ये जो आरक्षण की नई पॉलिसी आई है सबके लिए, सिर्फ अकेले उनके लिए नहीं है। आई होप, I hope your government is able to convince them. Our government is able to convince them. Yes sir, we will convince. गावड़े साहब, everybody sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you very much. नमस्कार सर। नमस्कार। Yes sir, same here. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सिया राम। जय सिया राम सर, जय सिया राम। जय श्री थैंक यू। Thank you sir. Right, and that's just about it for tonight's show. And I've been told we have about 10 comments. I thought we had 50. अरे भाई वो बाकी 50 कमेंट क्या हुए, सब डिलीट कर दिए क्या? अभी 10 लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आपके कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं,
इसी तरह भेजते रहें। थैंक यू सो मच एंड इट्स रियल प्लेजर हियरिंग फ्रॉम यू। भले आप हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, भले आप आपत्ति जताते हैं काफ़ी चीज़ों पर, लेकिन फिर भी कभी कभी प्रशंसा भी करते हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें भैया। वो सब्सक्राइब बटन जो है ना, वो घंटी जो बनी हुई है टिंग करके जो वो होती है, आई डोंट नो व्हाई वी हैव नॉट एडेड द साउंड, वी शुड एड द साउंड हियर, आई डोंट नो व्हाई वी हैवंट डन इट। तो कृपा करके आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैन वी टेक अ फ्यू कमेंट्स प्रदीप जी? लेट्स टेक अ फ्यू कमेंट्स। फैंटास्टिक। जी ये कौन है साहब? ये क्या है? आपने तो जिनको आपने टैग किया वो लगा दिया था, जय श्री राम, लाइफ इज अ जोक 1104। चलिए आगे बढ़िए। जिन को टैग किया हुआ है वो आपने लगा दिया। ये अगेन द सेम थिंग। व्हाट आर यू गाइज डूइंग? व्हाट इज इट यू गाइज आर डूइंग? इट इज इंपॉर्टेंट। हु इज दिस फूल? इट्स नॉट हाइपोथेटिकल, इट इज हिस्टोरिकल फैक्ट्स। वैशालिक 9375, what are you guys doing? Can we move on please? Why are you showing who are the people we are tagging? Again. Alright, I tell you what I'll do. Please come back here. Please come back here. Shut the comments please. Yes, we'll take the comments tomorrow. Thank you very much. Please, this is crazy. This is absolutely crazy. I don't know what you guys are up to. But in any event, that's it. That's all we've got for you. In tonight's show, आप अपने comments भेजते रहें. We'll read out your comments. Please don't worry. This was just a glitch. Just a glitch that has come up. A technical glitch. That's right. And we'll correct it by tomorrow. फिलहाल आप सब लोगों को नमस्कार प्रदीप जी और मेरी तरफ से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव।